हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों के साथ में एक बार फिर से। और आज हम लोग एक नई एनर्जी के साथ अपनी एक नई सीरीज़ विक्ट्री सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का मकसद जो है, मोटिव ये है कि आप लोगों को कोटा लेवल का या बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जो आपको लेवल दिया जाता है उस लेवल का फ्री स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो लेक्चर के थ्रू। इसके अलावा असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको टाइप नोट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है astosphysiczacademy.wordpress.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जाके लेक्चर देखने के बाद ये भी जो भी नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, इनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें मैंने एक ज्वाइन मी करके पेज बनाया है। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना नाम लिखना है और अपनी email ID को एंटर करना है, जिससे कि जो और भी तमाम चीज़ें होंगी वो आपको मेल ID के थ्रू भी मैं सेंड करता रहूँगा। ये सब कुछ फ्री होगा। अब ये फ्री क्यों होगा, इसका रीज़न ये है कि सिंपली मेरा एक पैसा नहीं पढ़ाना, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझको अपनी स्टूडेंट लाइफ में हुई हैं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भीड़ होती है, वहाँ पर जाके बहुत से बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, अपने आप को स्टेबल नहीं हो पाते, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं समझते हुए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है एंड आई होप आप लोगों का साथ इसमें मुझे मिलेगा। और इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में मैं आज से क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और 135 और 246 में एक फिक्स शेड्यूल में आपका चलेगा। आपको इस शेड्यूल में वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे और इसके अलावा और भी तमाम तरीके के कई सोर्सेस मैं आगे चल के अपडेट करूँगा जो आपको फ्री में मिलते रहेंगे। इसी उसमें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 का जो भी हमारा सिलेबस है और उसका फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, बस आप लोग मेरे साथ रहिए। वीडियोस जो भी मैं डालूँ उनको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके मतलब का ना हो, लेकिन किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको वाकई में ज़रूरत है, उसके पास इस तरीके के साधन नहीं है, उसके पास उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि मोबाइल लगभग हर बच्चे के पास है, नेट हर बच्चा यूज़ कर रहा है, तो इस तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं अपने क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज पहला लेक्चर जो भी है वो होगा मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका एक अच्छे लेवल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मैंने जितने भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले मैं देख लूँ कि बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स के किस ब्रांच में इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कर रहे होते हैं। आपको पता है फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है। मैंने फिजिकल वर्ल्ड आपको एक लेक्चर डाला था, उसमें हमने देखा था फिजिक्स भी कई तरीके की होती है। मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है। तो ये किस फिजिक्स का एक ब्रांच का एक पार्ट होता है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई सारी ऐसी डिवाइसेस दिखाई पड़ती हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग ऐसे देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों का यूज़ हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कंप्यूटर की, मोबाइल की, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का यूज़ भी होता है, मैग्नेटिक का भी यूज़ होता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी फिजिक्स लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ा पार्ट है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो भी ग्रीस के लोग थे, ग्रीस के फिलोसफर थे, ग्रीस के साइंटिस्ट थे, उनका साइंस में स्पेशली फिजिक्स में बहुत बड़ा एक योगदान है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रीक साइंटिस्ट ने दिए, फर्दर इस पर स्टडी चलती रही और बाद में 2 साइंटिस्ट हुए, एक फराडे और एक मैक्सवेल। इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने में एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। अगर फराडे की बात करें तो फराडे साहब ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, बहुत सारे लॉजिक्स दिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए। जबकि मैक्सवेल ने उन्हीं जो प्रिंसिपल्स फराडे ने बनाए उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिक्स के थ्रू लोगों को समझाया। तो इन दोनों साइंटिस्ट का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। तो फराडे ने एक तरीके से प्रिंसिपल दिए, जबकि जो मैक्सवेल थे उन्होंने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया।
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की बात होती है, और जब इलेक्ट्रिक की बात होती है तो हम लोग बात कर रहे होते हैं चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही चार्ज की बात होती है, मैग्नेट में भी बात होती है। तो ये दोनों पार्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। इसमें मेन दो साइंटिस्ट फैराडे और मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल रहा। एक ने प्रिंसिपल्स दिए और दूसरे ने उसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को देखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसको भी फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया कि हमको पढ़ने में आसानी हो और हम लोग किस लॉजिक से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। उसके लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला हिस्सा है उसी को हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा हिस्सा भी पढ़ेंगे, यानी कि दोनों ही पार्ट हमको पढ़ने हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर समझना हो तो इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टैटिक्स, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वर्ड आ रहा है डायनेमिक्स। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई करी जाती है तो वहाँ पर उस चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो चार्ज मौसम में नहीं होता है, यानी कि चार्ज रेस्ट पे होगा। यहाँ पर हमेशा जब भी हम इसके बारे में कोई बात करेंगे तो चार्ज हमेशा रेस्ट पे होगा, जबकि अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पर चार्ज हमेशा मोशन में होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता था, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था, यानी कि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट था। तो अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करंट पढ़ते हैं, इसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, और करंट में ही अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इनकी बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह की बात होती है। ये सारे टॉपिक्स हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कवर होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज रेस्ट में होता है, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा उसका पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई करी जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, इस तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अपने आप में हमारी लाइफ में आज के टाइम पर अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ा रोल है। मोबाइल हर आदमी यूज़ करता है, लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हर आदमी यूज़ कर रहा है, और ये सारे डिवाइसेस जितनी भी हैं ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। और मेनली अगर इसकी स्टडी में सबसे बड़ा जो काम किया है वो किसने किया है, मैंने आपको बताया फैराडे और मैक्सवेल ने। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में इसलिए रखने होते हैं कि कभी आप अगर इन टॉपिक्स को किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, किसी के सामने डिफ़ाइन करें, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बोलते हैं तो शायद उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, फैराडे ने प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा दिए हैं, और जो मैक्सवेल है उन्होंने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। अब हम लोग देखते हैं चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को भी हम लोग ने समझ लिया है कि ये फिजिक्स की ब्रांच है, और इसके फर्दर दो पार्ट बनाए गए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की बात होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा या चार्ज रेस्ट पे होगा, और जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तो वहाँ पर चार्ज मोशन पे होगा। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, मतलब सबसे जो बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम देखें तो हमने मैटर पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म उसकी पढ़ी है। फिर मैटर में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, डिस्टेंस होता है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मैटर का ही एक पार्ट है। मैटर हमको मालूम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का इन्वेंशन हुआ है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो शायद जनरल लोगों की नॉलेज में नहीं होते हैं, लेकिन जो 3 किसी भी मैटर के पार्टिकल जिनका इन्वेंशन किया गया है, वो 3 जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल हैं, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक हमारा प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, क्योंकि हमको मालूम है मैटर जो भी होता है वो हमारा किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और तमाम तरीके के पार्टिकल का अब तक इन्वेंशन किया जा चुका है। इसमें के 3 जो बेसिक पार्टिकल हैं जो लगभग हर किसी ने नाम सुना होगा, स्टूडेंट के अलावा भी अगर हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चार्ज एक तरीके से बोला जाए तो एक मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो चार्ज होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चार्ज एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और इसी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जांपल देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या क्या मतलब होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे मास, ग्रेविटी, डेंसिटी, ये सारी जो भी होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको और इजीली अगर हम समझना चाहें तो बाई द वे हम मान लें कि मेरे पास कोई गोल्ड है, गोल्ड आप समझ सकते हैं, गोल्ड का बिस्किट है। अब अगर उसमें हम गोल्ड की डेंसिटी को देखें तो जो डेंसिटी होगी वो हमेशा गोल्ड की फिक्स होगी और उसका हम कितना भी बड़ा वॉल्यूम ले लें, कुछ भी ले लें। उसी तरीके से जो हमारा चार्ज होता है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, या तो बोलें सबसे बेसिक यूनिट है ये मैटर की। इसकी अब इसके आगे चार्ज के अंदर हम कोई किसी चीज़ को ढूंढ नहीं सकते, उसका रिसर्च नहीं कर सकते, उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रॉन को माना जाता है एक फंडामेंटल चार्ज, जो चार्ज की एक वैल्यू दी गई है, वो दिया गया है कि चार्ज को हम जब भी चार्ज की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि जो कोई फंडामेंटल चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज माना गया है। फंडामेंटल चार्ज जो भी माना गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन माना गया है, 1 इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज बोला गया है। और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू होती है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा जो भी मैटर होता है उसमें जो 3 पार्टिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल बनाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाए गए हैं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अपने आप में ये खुद को डिफाइन पूरी तरीके से 100% कर सकता है। और इसको जो फंडामेंटल चार्ज माना गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन को माना गया है। वो 1 इलेक्ट्रॉन में जो भी चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो होती है कूलम। अभी आप लोग को आगे चल के कूलम लॉ भी पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो करते हैं कैपिटल Q से, ये भी आपको मालूम है। 2 तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो 2 तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी आपको मालूम है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो भी एक दूसरे को रिपल करेगा। बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लिया या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें पता चला है यहाँ से चार्ज जो भी होता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर की। जो फंडामेंटल चार्ज बोला गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन को बोला गया है। और इसके अलावा जो इसकी यूनिट होती है कूलम होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन Q से कराया जाता है। और 2 टाइप्स ऑफ के चार्जेस मिलते हैं या पाए जाते हैं। 2 तरीके से चार्ज को डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर सेम चार्जेस को पास में रखा जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात होती है चार्ज की। अब हमको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में जब भी आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात और कर लेते हैं, क्योंकि जब भी चार्ज की बात आएगी तो हमें ये भी पता होना चाहिए चार्ज किस बॉडी में फ़्लो कर सकता है और किस बॉडी में फ़्लो कर नहीं सकता है।
इस हिसाब से जो भी बॉडीज़ होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इंसुलेटर और कंडक्टर। अब इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको अच्छे से हमें दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रटी जाएगी, याद करी जाएगी, तो वो कुछ समय के बाद वो हमारे दिमाग से चली जाती है। बट अगर हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत देर तक रहने वाली हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस किस तरीके की बॉडीज़ होती हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो बॉडीज़ दो तरीके की होती हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर। दो तरीके की बॉडीज़ पाई जाती हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वर्ड आपने पहले भी सुना होगा क्लासेस में, और हो सकता है कुछ बच्चों को इंसुलेटर के बारे में पता हो। तो दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो बॉडीज़ होती हैं जिनमें आसानी से चार्ज का फ्लो पॉसिबल है। या चार्ज की ना बात करें, हम हीट की बात कर लेते हैं। हीट में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हीट में भी एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। उसी तरह चार्ज का भी फ्लो एक एनर्जी के तरीके से ही होता है। तो वो बॉडीज़ जिनमें एनर्जी का फ्लो आसानी से होता है या चार्ज का फ्लो आसानी से होता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं। यहाँ पर जो भी फ्लो होगा चार्ज का वो ईजिली होता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा लेक्चर्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। आप सिंपल सा पहले वीडियो को समझिए, उसके बाद थ्योरी आप लोग नोट से पढ़ सकते हैं। तो जिन भी बॉडीज़ में चार्ज का फ्लो आसानी से होगा, ईजिली होगा, उनको हम बोलेंगे वो बॉडीज़ कंडक्टर हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो कोई भी मेटल होता है, उसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो सकता है, हमको मालूम। कोई आयरन की रॉड है, अगर हम उसमें चार्ज का फ्लो कराना चाहें बहुत आसानी से हो जाएगा, हीट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जितनी भी मेटल वाली बॉडीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर हम अपने इंसुलेटर्स की बात करें, या इन्हीं को हम नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, यही होते हैं हमारे नॉन कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर की बात करें, इसके और अच्छे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक तो मेटल हो गया, दूसरा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारा अच्छा कंडक्टर होता है। इसका एग्जांपल आपको पता भी होगा, हम लोग को करंट लगता है अगर हम लोग कोई वायर छू लेते हैं। अब करंट क्यों लगता है, क्योंकि उस वायर से जो भी चार्ज है वो मेरी बॉडी में फ्लो करने लगा, यानी कि मेरी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा वाटर, टैप वाटर, पानी आपको पता है, आप लोग ठंडियों के मौसम में हम लोग पानी को गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक रॉड से, यानी कि इलेक्ट्रिक रॉड से चार्ज कहीं ना कहीं वाटर में फ्लो हो रहा है, और वाटर हॉट हुआ, गर्म हुआ, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब है कि उसमें भी चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी कि वाटर भी एक अच्छा कंडक्टर हो गया। जो इंसुलेटर होते हैं उन्हीं को हम नॉन कंडक्टर बोलते हैं। इनमें चार्ज का फ्लो ईजिली नहीं होता है, या ना के बराबर होता है, हो सकता है, बिल्कुल ना ही के बराबर हो सकता है। इसके एग्जांपल की बात करिए तो जनरल है बूट, सिंपल सी चीज़ है, प्लास्टिक, इनको हम बोल सकते हैं ये हमारे इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स। जो सबसे अच्छा इंसुलेटर बोला जाता है वो बोला जाता है ब्लैंकेट को। ठीक, ये हमारे कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए। सेमी कंडक्टर भी होती है एक चीज़। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि इनमें कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, दोनों तरीके की। यहाँ पर दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इस टाइप का जो भी मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर। और अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें सेमीकंडक्टर के, तो जैसे सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम, ये इसके एग्जांपल है। दोनों अक्सर देखे जाते हैं कंप्यूटर चिप्स में। सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। तो चौथा अगर हम देखें मटेरियल, तो सुपर कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जब करंट की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग, तब और डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो मटेरियल चार तरीके के हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज का फ्लो बड़ी आसानी से होता है, एनर्जी का फ्लो आसानी से होता है। इसके एग्जांपल की बात करिए तो मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, वाटर है, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए।
इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की बात करें तो उसमें चार्ज का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया, हमारी प्लास्टिक हो गई, ब्लैंकेट हो गया। सेमीकंडक्टर की बात करें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब इसके जो फेमस एग्जांपल है वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, और ये पाई जाती है कंप्यूटर चिप्स में। जबकि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है चार्ज के फ्लो करने की, तो ये मटेरियल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है, और चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। तो मेनली 2 प्रॉपर्टीज हमें चार्ज की पढ़नी है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, जैसे अगर हम लोग कोई ग्लास रॉड ले लें, या जैसे स्केल जो भी होता है, हमारा स्केल होता है जो हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको किसी सेल के पास में ले करके जाएं और उसके साथ में रब करें तो हम लोग देखते हैं, ये मेजरमेंट हम लोग लाइव नहीं देख सकते, लैब में देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट इधर से उधर होता है। लेकिन जो साइंटिस्ट ने देखा, जब कंजर्वेशन की स्टडी करी, तो उन्होंने कहा कि चार्ज का मूवमेंट तो इधर से उधर हुआ था, लेकिन नए चार्ज कोई भी जनरेट नहीं हुआ, यानी कि नया चार्ज नहीं बना। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, नाइदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि चार्ज के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र कराया सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। यानी कि चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, बट नया चार्ज बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो हम लोग देखते हैं चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। इसके लिए फेमस स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आप लोग पहले भी जब एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है तब भी आप लोग इसको देख चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। और इसके बारे में जो चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में जो स्टडी करी थी, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, only transferred from one medium to another medium या from one surface to another surface। यानी कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बल्कि उसका सिंपली फ्लो कराया जा सकता है, उसको ट्रांसफ़र करा सकता है एक जगह से दूसरे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये कोई पॉट है जिसमें मैंने चार्ज रखे हुए हैं, ये +3 कूलम है, ये -2 कूलम है, ये भी +2 कूलम है। इस तरीके से मेरे पास इसको 1 कूलम में ले लेते हैं, ये 1 कूलम है, ठीक। और ये जो भी पॉट है इंसुलेटर बॉडी का बना हुआ है। इंसुलेटर वर्ड जब भी आएगा आप समझ जाएंगे, इसमें एटमॉस्फेयर से कोई भी किसी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, यानी कि इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब इस बॉक्स को मैंने क्या किया, इस पॉट को पकड़ के कस के हिला दिया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इससे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि लॉ बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल सही है। जब मैंने इसको कस के हिलाया तो चार्ज का फ्लो तो एक जगह से दूसरी जगह पे होगा कि +3 से कुछ चार्ज -2C में चला जाएगा, -2 से कुछ चार्ज +1C में चला जाएगा, +1C से कुछ चार्ज +3C में चला जाएगा। लेकिन हमें देखना चाहते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं होता है। तो जब मैंने इसको कस के हिलाया तो हिलाने के बाद मैंने देखा कि चार्ज का मूवमेंट तो हुआ। वो मूवमेंट किस तरीके से हुआ, अब ये चार्ज बन गया +2C, ये चार्ज बन गया +1C, और हम इस चार्ज की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कंजर्वेशन लॉ हमको क्या बोलता है कि ना चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
और जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। टोटल चार्ज, इस स्टेटमेंट को भी लिखे दे रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर इसमें टोटल चार्ज की बात करें तो +1 +3 +1 4c और 4c - 2c 2c, यानी कि इस पूरे सिस्टम में 2 कॉलम का चार्ज है। तो अब इसमें चेक करते हैं हम लोग। तो ये मान लिया मेरा ये Q1 है, Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये Q3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले ब्लॉक में ये Q1 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q2 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये Q3 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी बात होगी कंजर्वेशन की तो क्या होगा, हमने पढ़ा कि दोनों किसी भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है और चार्ज का को ना डिस्ट्रॉय करा सकता है ना ही उसको क्रिएट करा सकता है। मतलब जो Q1 + Q2 + Q3 होगा वो Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश के इक्वल होगा। इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं, +3c +1c -2c इक्वल टू +2c +1c और हमको वैल्यू निकालनी है Q2 डैश की। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर आया 3 + 1 2, 3 + 1 4 -2, यानी कि 2c इक्वल टू 2c + 1c प्लस Q2 डैश। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से मेरा आया है 2c से 2c कैंसिल हो गया, यानी कि -1c मेरा Q2 डैश आया, यानी कि ये आया मेरा -1c। अब देखिए चार्ज किस तरीके से कंजर्वेशन लॉ को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 3 + 1 4, 4 - 2 2 कूलम। इस सिस्टम की बात करें तो कितना है, 2 + 1 3 और 3 - 1 2 कूलम। कि यहाँ पर अब हमको क्या दिखाई पड़ा कि दोनों सिस्टम्स का चार्ज, टोटल चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। इसका भी 2 कूलम था, इसका भी 2 कूलम था, यानी कि ये बात प्रूफ हो गई कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है और चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड। केवल ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, इस 3c से कुछ चार्ज इस 2c में चला गया होगा तो ये 1c बन गया, और इस 1c का हमने इस 1c की में भी कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा, इसलिए इसकी वैल्यू -1c आई। यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र तो हुआ लेकिन किसी तरीके का कोई भी चेंज टोटल चार्ज में, इस सिस्टम के टोटल चार्ज में नहीं आया। तो ये हमको दिखाता है कि चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़ते हैं यहाँ पर, वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या होती है, वो भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसमें बताया गया है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करा जाएगा, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। क्वांटाइज वर्ड जो आता है उसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ फाउंड इन अ फिक्स अमाउंट। कोई भी चीज़ जो फिक्स अमाउंट में ही अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी शॉप में जाएँ और शॉपकीपर से अगर हम बोलते हैं मुझे एक मार्कर चाहिए, तो वो हमेशा 1 मार्कर दिखाएगा, देगा आपको 2 मार्कर देगा, यानी नंबर ऑफ मार्कर्स जो भी होंगे वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इंटीजर फॉर्म में होते हैं। कभी भी आपको 1.5 मार्कर, 2.3 मार्कर, 4/3 मार्कर, इस तरीके से आपको कभी भी मार्कर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी एक क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होती है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वांटाइज का मतलब होता है एनीथिंग which is found in या available in fixed amount। या इसको और अच्छे तरीके से हम देखें तो इन इंटीग्रल फॉर्म।
मतलब हर चीज़ हमको इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगी, और अगर कोई भी चीज़ इंटीग्रल फॉर्म में ही केवल मिल रही है, फिक्स अमाउंट में ही मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो चीज़ क्या है, क्वांटाइज है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, 1e 2e 3e एंड सो ऑन प्लस ne, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना चार्ज दिया मैंने। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 जो 2 होता है वो इंटीजर होता है। उसी तरह नेगेटिव चार्ज की बात करें तो -1e -2e -3, इस तरीके से -ne, और इसी से हम निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी में कितना चार्ज दिया गया है, ±ne। और फंडामेंटल चार्ज मैंने आपको बता ही दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम होती है। इस फॉर्मूले की मदद से या इस मैथमेटिक्स की मदद से हम निकाल सकते हैं किसी बॉडी को कितना चार्ज दिया गया है। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं, न्यूमेरिकल। क्या है ना, बॉडी बी चार्ज अप टू 9.6 × 10⁻−18 कूलम। अब हमको बोला गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन अ बॉडी बी चार्ज अप टू 9.6 × 10⁻18 कूलम, यानी क्या किसी भी बॉडी को 9.6 × 10⁻18 कूलम तक चार्ज किया जा सकता है। यानी कि ये वैल्यू, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये जो Q होता है, ये चार्ज ऑन बॉडी होता है। यानी किसी बॉडी को चार्ज हम लोग जब कर लेंगे तो उस बॉडी पे टोटल जितना चार्ज होगा, Q उसको रिप्रेजेंट करता है। जो N होता है वो हमने देख ही लिया क्या होता है, इंटीजर। जबकि जो E होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमको यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्या किसी भी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, यानी कि ये बॉडी का चार्ज दिया गया है, यानी कि Q की वैल्यू दी गई है। तो हमको Q की वैल्यू गिवन है कितनी, 9.6 × 10⁻−18 कूलम, और E की वैल्यू हमको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन में कितनी वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। हमको ये चेक करना है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे। अगर ये बॉडी चार्ज करी गई होगी तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर आते हैं तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि इसका आंसर यस हो जाएगा कि बिल्कुल किसी भी बॉडी को इतना चार्ज करा सकता है। अगर इनकी वैल्यू नॉन इंटीजर आती है, फ्रैक्शन आती है, डेसिमल में आती है, तो फिर ये वैल्यू गलत होगी और हम समझ जाएंगे कि इस बॉडी को चार्ज नहीं करा सकता है। इतना चार्ज किसी भी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, उसको चेक करता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q = Ne, हमको वैल्यू निकालनी है n की, n = Q/E। Q की वैल्यू हमको दी गई है 9.6 × 10⁻−18, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻−19। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 6 96 और 6 × 10⁻−18, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻19 हो गया। जब इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया 60, n = 60। और हमको मालूम है 60 क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है, यानी कि इसको 60 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6, इसको दिए गए 60 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वैल्यू कितनी आई टोटल चार्ज की, 9.6 × 10⁻19। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, बिल्कुल इस बॉडी को जो भी ये चार्ज दिया गया इतना चार्ज इस बॉडी को दिया जा सकता है। तो हमने देखा दो प्रॉपर्टीज चार्ज की, एक कंजर्वेशन किस तरीके से होता है कि चार्ज को ना क्रिएट करा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा सकता है, केवल चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग हाथ को रब करते हैं, इसमें भी चार्ज का फ्लो कहीं ना कहीं होता है, तभी हीट जनरेट होती है। स्केल वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर किसी भी स्केल को किसी ऑयली सरफेस पे हम रब करें और उसके बाद पेपर्स के पास में ले करके जाएँ तो कहीं ना कहीं चार्जिंग होने लगती है। ये वेज ऑफ चार्जिंग मैं आपको बताऊँगा तब समझाऊँगा। वहाँ पर भी चार्ज का फ्लो हुआ बट नया चार्ज जनरेट नहीं हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, जैसे 1e 2e 3 इस तरीके से मिलेगा, कभी भी 1.5e 2.7e इस तरीके से अवेलेबल नहीं होगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए किसी भी बॉडी का चार्ज अगर हमको निकालना है तो उसके लिए Q = ±ne हमको फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर Q होता है चार्ज ऑन बॉडी, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होती है। तो आज का लेक्चर जो भी था ये चार्ज के ऊपर था। हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, कौन कौन साइंटिस्ट इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है,
कुछ बेसिक बातें चार्ज के बारे में करी हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा। तो इस पूरे लेक्चर को देखिए। इसके नोट्स साथ में आपको वेबसाइट में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने इसके अपने यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड करिए। अभी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल आ सकते हैं, उसके लिए मैं असाइनमेंट डाल दूँगा। बाकी कल से जो भी नेक्स्ट यानी कि आज मंडे जो अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें आपको कूलम लॉ पढ़ाऊँगा, वहाँ से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग हो जाएगी। वीडियो को देखिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी इसका आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये सब कुछ फ्री है। हो सकता है आपको ये बेनिफिशियल ना लगे, लेकिन अगर आप आगे शेयर करते जाएंगे तो उन लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाएगी जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन साथ में सजेशन ज़रूर दीजिए कि मुझे अपने आप को क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा।